हैदराबाद पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक के बाद एक लगातार आपके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज होते रहते हैं। अब आपने ऐसा क्या कर दिया कि हैदराबाद पुलिस को आपके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ी? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकालने की हमारी तैयारी चल रही थी। 2010 में यहाँ श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी, मेरी विधानसभा से, हमारे कर कमलों द्वारा, सभी राम भक्तों के सहयोग से। पिछले 15 सालों से कंटिन्यू चलते आ रही है और हमने 45 दिन पहले ही पुलिस को एप्लीकेशन लगाया था कि हमें परमिशन दें। दुर्भाग्य देखिए, 45 दिन तक हमारी पुलिस सोते रही और रामनवमी के ठीक एक दिन पहले शाम में 9 बजे आकर एक कांस्टेबल हमें एक पत्र देता है। उस पत्र में ये लिखा होता है कि हम आपका परमिशन कैंसिल कर रहे हैं, एक दिन पहले। कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये पहली बार नहीं, 2010 में भी कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने का प्रयत्न किया जी। मेरे ऊपर दुनिया के फेक एलिगेशन लगाकर मुझे जेल में भी डाला गया था। वो समय पर 45 दिन तक मैंने जेल काटी थी वो समय पर, तब भी हम नहीं रुके। तभी भी हम जेल से बाहर आने के बाद में भव्य रूप से श्री रामनवमी शोभा यात्रा हमने निकाली है। और कांग्रेस ये समझती है कि एक पेपर देकर हम श्री रामनवमी को रोक सकेंगे, एक पेपर देकर हम कार्यक्रम को कैंसिल करवा देंगे। लेकिन इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकली है और इस श्री रामनवमी शोभा यात्रा के स्वागत के लिए बहुत ही जगहों पर मंच डाले गए थे, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। तो दुर्भाग्य देखिए, गौलीगुड़ा एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सभी प्रबंधक रामनवमी शोभा यात्रा के लिए मंच डालते हैं। वहाँ पर हमने तेग बहादुर सिंह जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक दो शब्द कहे, तो पुलिस को कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा था कि हम कैसे राय सिंह के ऊपर एफआईआर करें। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि वो गुरुद्वारे के लोगों ने गाड़ी रोका और वहाँ पर भाषण करवाया बोलकर उन प्रबंधकों पे भी एफआईआर की गई और मुझ पर भी एफआईआर की गई। ठीक है, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके चलते आप पर निशाना बनाया जा रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा एक मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में आप नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है या कुछ वजह और है? देखिए, इसकी एक वजह है असदुद्दीन ओवैसी। जब 2010 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस को उनके हाथों पर नचाता था। उसके बाद में 2014 में सरकार बदली। हमने सोचा कि ठीक है, सरकार बदली है तो ये नई सरकार, केसीआर की सरकार, कुछ हिंदुओं के लिए और कुछ अच्छा विकास करेगी तेलंगाना राज्य के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार बनने के बाद में भी वही असदुद्दीन ओवैसी के तलवे चाटने लगी। तब से लेकर लगभग 10 सालों तक यही टॉर्चर रहा। हर रामनवमी के अवसर पर हमारे ऊपर केस एफआईआर यही चलता गया। हमने सोचा कि चलो, नया रेवंत रेड्डी आया है और कुछ अच्छा होगा। रेवंत रेड्डी समझदार इंसान है, मुख्यमंत्री है, कम से कम ये एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी को दूर रखेगा तेलंगाना के विकास के लिए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, यही ओवैसी के दारू सलाम से फरमान आ रहे हैं और कांग्रेस उन्हीं के फरमान पर नाच रही है। असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर ही श्री रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने का प्रयत्न किया गया। लेकिन आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आपको कानून को तोड़ने में मजा आता है। जब आपको परमिशन नहीं दी गई थी तो आपको शोभा यात्रा निकालनी नहीं चाहिए थी। देखिए, परमिशन हम क्यों ले, ये हमारा देश है और हम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेकर चल रहे हैं। भले ही पुलिस एमआईएम के इशारे पर नाचे या कांग्रेस के इशारे पर नाचे, क्या हम पुलिस से डरकर, क्या हम हमारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा ना निकाले? क्या हम एक छोटे से केस को डरकर क्या हम हमारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा ना निकाले? देखिए, हमें मज़ा नहीं आता है, हमें कोई शौक नहीं है जाकर 10-10 घंटे कोर्ट में खड़े रहना। लेकिन हमें ये तकलीफ होती है कि हमारे ज़्यादा संख्या हिंदुओं के होने के बावजूद भी, जब 100 करोड़ भारत में हिंदू है और 100 करोड़ रहने के बावजूद भी हम हमारी शोभा यात्रा निकालने के लिए इनसे भीख मांगे? हम बिल्कुल भी भीख नहीं मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलते रहेगी जब तक हम जिंदा है। ठीक है, लेकिन शोभा यात्रा आप निकालें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आपके उस क्षेत्र में शोभा यात्रा के दरमियान जो तस्वीरें नजर आती हैं, हो सकता है उससे प्रशासन में थोड़ा डर पैदा होता है, वहां मस्जिदों को ढक दिया जाता है, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। अपने धर्म का सम्मान करें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिदें क्यों ढकवा देते हैं आप? देखिए, हम नहीं ढकवाते, लेकिन सरकार डर के ढक देती है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, लेकिन राम भक्त जो आते हैं ना, तो कौन राम भक्त किस प्रकार से किस सोच का रहता है, ये थोड़ा पुलिस विचार करती है, क्योंकि 200-300 नहीं लाखों की संख्या में राम भक्त आते हैं। और मेरी विधानसभा में बड़ी बड़ी मस्जिदें होती है, उनको ढकने के लिए मैं समझता हूँ पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद 2 पार्लियामेंट क्षेत्र के टेंट हाउस का कपड़ा कम पड़ जाता है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिदें ढको। अब पुलिस डर के अगर वो मस्जिदें ढकवाती है या असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर ढकती है, ये तो हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ मस्जिदें ही नहीं ढकी जाती हैं वहां। टी राजा सिंह जी, आप शोभा यात्रा के दौरान जो भाषण देते हैं, आप पर भी आरोप लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं, आप तो हिंसा को बढ़ावा देने वाला भाषण देते हैं, आप सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट करते हुए अपने बयान देते हैं। देखिए, हम मुसलमानों को कभी टारगेट नहीं करें, हम हिंदू विरोधियों को टारगेट करते हैं, हम देश विरोधियों को टारगेट करते हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करते हैं। क्यों असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों? क्योंकि ये कहता है कि हम जब तक जिंदा है बाबर के ढांचे को गिराने का वो सदमा हम नहीं भूल सकते, और हमारी पीढ़ी को भी हम भूलने नहीं देंगे। तो हम उसकी भाषा में हम उसको जवाब दिए कि भाई, जब तुम बाबरी मस्जिद को जो ढहाया गया राम सेवकों द्वारा, तुम उसको भूल नहीं सकते, तो हम भी हमारे नौजवानों को कार सेवा सिखाते रहेंगे। सिर्फ केवल एक राम मंदिर, काशी मथुरा 3 मंदिर हमने मांगी थी, तुमने नहीं दी। अब हम 40,000 मंदिर लेंगे जो मुगलों ने तोड़ा गया है। हम इतिहास के ऊपर बात करते, हमारा भड़काने का कोई उद्देश्य था ना, आगे भी रहेगा। लेकिन टी राजा सिंह जी, सोशल मीडिया में जो हम आपकी वीडियो देखते हैं, कुछ वक्त पहले की आपके बेटे के साथ की वीडियो थी, जिसमें आप जिन शब्दों के साथ अपने संबोधन को कर रहे थे, उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता नेशनल मीडिया में, वो शब्द तो भड़काने वाले ही थे ना? बिल्कुल, वो समय पर, यानी पिछले वर्ष का शायद आपने वीडियो देखा है। दुर्भाग्य देखिए, एक कॉमन मैन भी सुरक्षित नहीं था हमारे तेलंगाना में, आज भी नहीं है। केसीआर की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। एक विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी आती है, विधायक के फोन पे थ्रेडिंग्स कॉल आते हैं, और एक विधायक होने का नाते मैंने पुलिस को कंप्लेंट दिया था राइटिंग में। पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की, इंक्वायरी तक नहीं की, और जहां पर मेरा भाषण था वहीं जो मस्जिद होती है उसकी सुरक्षा के लिए हमारे कमिश्नर साहब खड़े हुए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए 500 पुलिस लेकर खड़े हुए हैं, सीआरपीएफ फोर्स लेकर खड़े हुए हैं। तो हमने कमिश्नर साहब को ये बताया कि हम देश धर्म के लिए हमारे बच्चों का तक हम नीछावर कर सकते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। हमने उनकी भाषा में उनको हमने जवाब दिया, भड़काने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी पर ही या उनके परिवार पर ही हमला क्यों करते हैं? देखिए, जब तक असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में रहेंगे, यहाँ पर ना हिंदू ना मुसलमान ये लोग मिलजुल के नहीं रह सकते। इसलिए इन दोनों भाइयों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का जो डर है वो बाहर आ चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी को अब ये डर है कि आने वाले समय में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि अब जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आने वाले समय, क्योंकि उन्होंने केसीआर का राज देखा है, अब झूठा कांग्रेस का राज देख रही है, क्योंकि दोनों ने तेलंगाना को पीछे ढकेला है, किसी ने आगे नहीं ढकला है। तो अब आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो जनता डबल इंजन की सरकार चाहेगी, और डबल इंजन की सरकार से ही तेलंगाना का विकास होगा। तो ये सब चीज़ कैलकुलेशन अकबरुद्दीन ओवैसी ने करके ये कहा कि हमें गोली भी मार सकते हैं, हमें साइनाइड भी दे सकते हैं। तो हमने कहा कि मीडिया के माध्यम से कि भाई, ना हम तुम्हें गोली मारेंगे ना ही हम तुम्हें साइनाइड देंगे, लेकिन तुम दोनों भाइयों को कहाँ भी जाएंगे ये हमारी सरकार आने के बाद में हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी
जब वो चेयर पर होंगे तो शपथ तक नहीं लूंगा। इतनी हेट्रेड क्यों, इतनी नफरत क्यों? देखिए, जो देश के खिलाफ बात करता है, जो 100 करोड़ हिंदुओं को 15 मिनट में खत्म करने की बात करता है, तो ऐसे धर्मद्रोही, ऐसे देशद्रोही के सामने मैं शपथ कभी नहीं ले सकता। हमने वो समय पर भी कहा था, हमने रिक्वेस्ट किया था, हमने प्रार्थना की थी कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाओ जिसके सामने शपथ हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम कैसा शपथ ले सकते हैं? आप ही बताइए। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि साहब ये जो तबका है दरअसल में ये सनातन को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? उस देश में टी राजा जी जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा तो हिंदू ही हैं, वहां सनातन कौन खत्म कर सकता है? देखिए, आज 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन आज 100 करोड़ हिंदू कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। उनको जगाने का हमारा प्रयत्न है। आज कुछ ऐसे जिहादी संगठन है जो गजवाए हिंद का सपना लेकर अनेकों प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए हम लोग जगाने का प्रयत्न करते हैं। आज 100 करोड़ जो हमारा हिंदू है ना, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, तो उनको जगाने का हम प्रयत्न करते हैं। आप देख रहे होंगे कि 1500 से अधिक आतंकवादी संगठन है, और हमारे भारत में भी ऐसे आतंकवादियों के संगठनों के समर्थक है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम जो कह रहे हैं वो सत्य होगा। एक बहुत भयंकर एक युद्ध होगा, और उस युद्ध में किसका कितना नुकसान होगा ये आने वाला समय बताएगा। पर लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि देश तो संविधान से चलेगा। कहाँ आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ संविधान के मुताबिक चल रहा है, चलता रहेगा। बिल्कुल, संविधान को कौन मानता है? संविधान को हम लोग मानते हैं। संविधान को क्या असदुद्दीन ओवैसी मानता है? क्या संविधान को अकबरुद्दीन ओवैसी क्या मानता है? अरे भाई, अगर संविधान की तुम्हें इतनी ही चिंता होती तो तुम हिंदू और मुसलमान में झगड़ा ना कराते। संविधान की अगर तुम्हें इतनी चिंता होती तो भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम तो संविधान के विरोधी हो। सिर्फ संविधान की बात मीडिया में करते हैं, लेकिन मीडिया के पीछे ये संविधान के ही विरोधी है। कैसे? देखिए, आज ये लोग जय भीम जय मीम का नारा लेते हैं, और वही हमारे एससी भाई बंधुओं पर ये लोग अत्याचार करते हैं। संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की लोग बात करते हैं, लेकिन तेलंगाना में एक हमारे एससी भाई को बीच चौराहे पर मर्डर कर दिया गया। उसकी क्या गलती थी? उसने प्यार किया था एक मुस्लिम लड़की से। जब उस भाई का मर्डर होता है तो ये असदुद्दीन ओवैसी मुंह बंद करके बैठता है, तब संविधान की बात नहीं आती। जब संविधान के ऊपर वो बात नहीं करता, यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, तब संविधान की इसको बात नहीं आती, तब संविधान की रक्षा की वो बात नहीं करता। तो ये कहाँ संविधान को मानने वाले? ये तो सिर्फ मीडिया में संविधान की बात करते हैं, बाकी का सब तो पूरा विरोधी काम करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही है टी राजा सिंह जी, तो क्या वजह है कि हैदराबाद, जिसको आप भाग्यनगर कहते हैं, उसी हैदराबाद लोकसभा सीट पर लगभग 40 साल से उसी ओवैसी परिवार का कब्जा है? देखिए, ओवैसी जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से, वो समय पर डीलिमिटेशन हुआ। डीलिमिटेशन में असदुद्दीन ओवैसी बड़ी ही चतुराई से जहां जहां पर हिंदू वोट बैंक था वो सारी की सारी विधानसभाओं को कट कर दिया, और जहां जहां पर मुस्लिम्स वोट ज़्यादा थे उन विधानसभाओं को उसमें जोड़ लिया। एक ऐसा पार्लियामेंट का उन्होंने निर्माण किया जहां पर 65% मुस्लिम्स और बाकी के हिंदू। उस प्रकार से डीलिमिटेशन में उन्होंने अपनी पार्लियामेंट का उन्होंने नक्शा बनाकर डीलिमिटेशन में उन्होंने अपना फायदा कर लिया, जिसी के कारण 40 साल से उनका कब्जा है आज तक। ठीक है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने माधवीलता को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है आप उनके साथ होंगे, उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे। जीत की उम्मीद बढ़ती है क्या इस बार? देखिए, जीत की उम्मीद तो बढ़ रही है, क्योंकि लगभग जो बोकसिंग वोट के बल पर असदुद्दीन ओवैसी तंता था, उसमें से कुछ वोटों को डिलीट कर दिया गया।
लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अगर बाकी के भी वोट अगर डिलीट करता, जो बोकसिंग वोट से असदुद्दीन ओवैसी जीतता है और बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग करके जीतता है, अगर हर बूथ पर अगर सेंटर फोर्स लगती है, विदाउट वोटर आईडी कार्ड बिना चेक करे अगर वोट डालने दिया जाता है, तो माधवी लता 100% जीत सकती है। क्योंकि तेलंगाना में अभी तक देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभी तक नहीं खड़ा किया गया। ठीक है, 5 लाख से ज्यादा बोगस वोट को चुनाव आयोग ने रद्द किया है। टी राजा जी, पूर्ण रूप से सया कर रही है। 5 लाख से ज्यादा बोगस वोट को इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया है। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी को जो कुल वोट मिले थे वो भी लगभग इतने ही थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इससे भी ज्यादा बोगस वोट होंगे, या आप कह रहे हैं कि 5 लाख से भी ज्यादा बोगस वोट है? देखिए, सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट से ही वो 5 लाख डिलीट नहीं किया गया, दूसरे विधानसभाओं से भी डिलीट किया गया। सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट से मैं समझता हूँ उतने वोट डिलीट नहीं हुए जितने होना चाहिए था। ये भी पूरा क्या है, बोल रहा हूँ ना मैं, केंद्र यानी राज्य की सरकार उसके सपोर्ट में है, इसलिए जितने डिलीट होना चाहिए था उतने डिलीट हैदराबाद पार्लियामेंट में नहीं हुए। ठीक है, लेकिन माधवी लता की जीत की उम्मीद, जीत का आधार आपको क्या नजर आता है? वोकस वोट डिलीट हो गए हैं इसलिए बीजेपी जीत जाएगी, टी राजा सिंह लगातार बगावत कर रहे हैं ओवैसी परिवार के खिलाफ, वहां पर झंडा बुलंद कर रहे हैं इसलिए बीजेपी जीत जाएगी, क्या जीत का आधार है हैदराबाद का? देखिए, माधवी लता जी विकास और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिले, वो सुरक्षित रहे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ ना हो, त्रिपुल तलाक बिल लेकर आया। तो माधवी लता जी हिंदुओं के साथ साथ में मुसलमानों का वोट लेने का भी प्रयत्न कर रही है। अगर आज का मुसलमान अगर विकास चाहता है तो बीजेपी को वोट डालेगा, अगर विकास नहीं चाहता है, वही हमें असदुद्दीन ओवैसी ही चाहिए जो सिर्फ विकास की बात ही नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी परिवार की सोचता है, सिर्फ बिजनेस करता है मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर। अगर पब्लिक ये सोची तो असदुद्दीन ओवैसी को ही जिताएगी, अगर विकास चाहती है तो फिर माधवी लता को जिता सकती है। ठीक है, आप करें कि माधवी लता तो चाह रही हैं, उम्मीद कर रही हैं कि उनको मुस्लिम मतदाता भी वोट करे, लेकिन टी राजा सिंह क्या चाहते हैं कि टी राजा सिंह को मुस्लिम वोटर वोट करे? देखिए, जब मेरी विधानसभा का चुनाव हुआ था तब हमने एक ही बात कही थी कि भाई जो देशभक्त है वही मुझे वोट करे, जो मेरी गाय को मार के खाता है और जो देश विरोधी नारे लगाता है ऐसा मुसलमान मुझे वोट ना करे। और आज भी मैं वही बात पर खड़ा हुआ हूं। तो आपको किसी मुसलमान ने वोट किया, कुछ जानकारी मिली आपको, या किसी ने वोट नहीं किया आपको? नहीं, मुझे तो किसी ने वोट नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि वो आपको वोट करें? मैं कहा था अभी आपको पहले कि जो देशभक्त है, जो गाय का मान सम्मान करता है, जो हिंदू विरोधी ना हो, ऐसा मुसलमान मेरे को 100% वोट करे। ठीक है, एक और आपने सपना दिखाया हैदराबाद के लोगों को, आपने कहा कि देखिए हम हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर देंगे, कैसे मुमकिन हो जाएगा? और कुछ लोग कहते हैं कि तो गैर जरूरी मुद्दों को हवा दे रहे हैं टी राजा से। गैर जरूरी मुद्दा नहीं है। जब निजाम राज आया उसने भाग्यनगर को हैदराबाद किया, और जब हमारा राज आएगा तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ना, तो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं सिकंदराबाद का भी नाम बदला जाएगा, निजामाबाद का भी नाम बदला जाएगा, करीमनगर का भी नाम बदला जाएगा, जो पूर्ण में हिंदुओं के नाम थे। हम तो पुराने नाम को हम ताज़ा कर रहे हैं, पुराने नाम को हम रखने की बात कर रहे हैं। जो प्राचीन काल में जो नाम थे उन्हीं नामों को हम रखने का हम बात कर रहे हैं। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम जो भाग्यनगर था पहले उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी तेलंगाना से। इस बार क्या कुछ उम्मीदें आप कर चल रहे हैं? क्या कुछ बीजेपी को लेकर आपका असेसमेंट है? देखिए, आज पूरे भारत देश में हर एक से आप पूछिए, किसी से भी पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, तो आपको 4 साल 5 साल का भी बच्चा बोलेगा मोदी, और 90 साल से लेकर 100 साल का बूढ़ा भी बोलेगा मोदी। तो 400 पार तो हम हो रही है, और तेलंगाना में 4 से हम लगभग 16 सीटों पर तो हम अच्छी टक्कर दे रहे हैं, 16 सीटों पर, और 16 में से हम लगभग
10 पार्लियामेंट जीत सकते हैं, ऐसा अभी तक तो सर्वे में आया है। लेकिन हैदराबाद का मामला ही कांग्रेस पार्टी ने आपको नहीं लगता फंसा दिया है? अपना कैंडिडेट वहां पर नहीं उतारा, एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी आ गई। इसलिए मैंने 16 कहा। हैदराबाद को तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। 16 पार्लियामेंट में हैदराबाद पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि हैदराबाद पार्लियामेंट में अगर सही प्रकार से चुनाव हो सकता है तो ही हम यहाँ पर अच्छे से जीत हासिल कर सकते हैं। और जब राज्य सरकार ही असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट, यानी राज्य सरकार माने राज्य की पुलिस भी, और हर बार राज्य की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी को भरपूर सपोर्ट करती है। और कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है, वहां पर मारते हैं, गाली देते हैं, और पुलिस सिर्फ वन साइड काम करती है। वो लगभग वैसे बहुत सारे बूथ है। इसलिए अगर सही तरीके से अगर चुनाव होता है तो 100% हम 17 सीट तो टी राजा सिंह जी जिन 16 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुकाबला कर रही है, बीजेपी जीत सकती है, उसमें हैदराबाद सीट नहीं है चुनाव में धांधली के चलते। तो एक बड़ा झटका है माधवीलता के लिए जो आप कह रहे हैं। देखिए, बड़ा झटका नहीं है, बस एक उम्मीद है। हम ऑलरेडी लोकल पुलिस को, कमिश्नर जी को, इलेक्शन कमिश्नर को भी हम रिक्वेस्ट किया है, माधवी जी भी रिक्वेस्ट की है कि हर बूथ पर अच्छे से जांच हो, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स हो, और बीजेपी से भी बूथ में एक एक व्यक्ति को हम जो बिठाते, जो रूल कहता है उसकी सुरक्षा हो, और विदाउट ऑलरेडी वेरिफिकेशन के वोट डालने ना चाहिए। अगर ये होता है तो हम टक्कर दे सकते हैं।